बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। और आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और साथ में डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और तीसरे नंबर पर है क्लासेस ऑफ कार्बन एटम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो उसमें आते हैं बर्ज़ीलस। तो बर्ज़ीलस जो था वो एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1809 में ये बात कही थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसकी सिंथेसिस हम कर सकते हैं, या इसकी जो सिंथेसिस है उसके लिए वाइटल फोर्सेस का होना ज़रूरी है। वाइटल फोर्सेस का होना क्या है, ज़रूरी है। मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उसकी वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लेबॉर्ट्री की बात करें या लैब के अंदर प्रिपरेशन की बात करें तो वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नहीं कर सकते। ये कहना था बर्ज़ीलस का। और ये जो थ्योरी थी जो बर्ज़ीलस ने पेश की थी, उस थ्योरी को कहा गया वाइटल फोर्स थ्योरी, VFT। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वुलर। वुलर ने यूरिया की प्रिपरेशन की थी लेबॉर्ट्री में। और कब की थी? 1828 में। किस तरह से की थी? वुलर जो था, फ्रेडरिक वुलर जो था, उन्होंने एक कंपाउंड लिया था जिसका नाम है अमोनियम साइनेट, NH4CNO, अमोनियम साइनेट। इसको हीट किया था। हीट करने के बाद इससे बना था यूरिया, NH2CONH2। ये क्या है हमारे पास? अमोनियम सैनेट है, और ये है हमारे पास यूरिया। अब जब फ्रेडरिक वुलर ने यूरिया की प्रिपरेशन की थी लेब के अंदर, तो पहले तो लोग मान नहीं रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन लेबॉर्ट्री के अंदर नहीं होती। तो जब वुलर ने लोगों को कहा तो लोगों ने कहा कि आपने जो यूरिया की प्रिपरेशन की थी तो आपकी जो हाथ है तो हाथों के ऊपर बैक्टीरिया लगी हुई होगी, या कोई अदर ऐसी लिविंग थिंग्स जो है वो आपके हाथों पर लगी होगी, जिसकी वजह से यूरिया की प्रिपरेशन हुई है। लेबॉर्ट्री के अंदर वो लोग कह रहे थे वुलर को कि ये इम्पॉसिबल है। तो वुलर ने क्या किया कि फिर अपने हाथों को स्टेरलाइज़ किया, बहुत धोया, कि उससे जर्म्स वगैरह को हटाया, मतलब हटाने की कोशिश की। और उसके बाद फिर उन्होंने आके लेबॉर्ट्री में यूरिया की ये वाला रिएक्शन किया और यूरिया उन्होंने प्रिपेयर किया। तो बाद में जाके लोगों इस बात को मान गए कि हाँ, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लैब में भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसका कंसेप्ट जो था वो फिर ख़त्म हुआ। ये वाइटल फोर्स का जो कंसेप्ट था वो आया इसलिए था क्योंकि इससे पहले जो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो नेचुरल रिसोर्सेज से आए थे, इसलिए बर्ज़ीलस ने ये वाइटल फोर्स की बात की थी। क्योंकि इस वक्त तक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं हुआ था। तो जब वुलर आया तो वुलर ने ये काम किया। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किया गया है वो है यूरिया। एक दूसरा साइंटिस्ट है जिसका नाम है कोल्ब। तो इन्होंने सिंथेसाइज किया था एसिटिक एसिड को। किस चीज़ को प्रिपेयर किया था? एसिटिक एसिड को लेबॉर्ट्री में इन्होंने प्रिपेयर किया था। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसकी लैब में प्रिपरेशन की गई थी इसकी एलिमेंट से।
तो इसका रिएक्शन अगर हम लिखें तो ये इस तरह था कि 2C+H2 in the presence of electric arc, और इससे ट्रिपल बॉन्ड C and dilute H2SO4 और HgSO4 CH3 CHO एंड फर्दर फिर इसकी ऑक्सीडेशन की गई थी। ऑक्सीडेशन और इससे क्या बना था, एसिटिक एसिड CH3COH, ये है एसिटिक एसिड। ये दूसरा कंपाउंड था जिसकी प्रिपरेशन 1845 में की थी, 1845 इन 1845 ये की थी। कोल्ब ने इसकी प्रिपरेशन की थी। तो कोल्ब जो था ये सेकंड पर्सन था, दूसरा इंसान था जिन्होंने वाइडल फोर्स थ्योरी के कंसेप्ट को रिजेक्ट किया था कि मतलब ऐसी ज़रूरी नहीं है कि वाइडल फोर्स ना हो तो हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था बर्टलट। उन्होंने 1856 में सिंथेसाइज किया था मीथेन को। उन्होंने मीथेन को प्रिपेयर किया था लेबॉर्ट्री के अंदर। तो ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई और पहले क्या कंसेप्ट था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सिर्फ एनिमल से आते हैं या लिविंग सोर्सेज से आते हैं जिसके अंदर वाटर फोर्सेस होते हैं। लेकिन बाद में फिर वुलर ने पहला जब यूरिया की प्रिपरेशन की तो फिर इस तरह से वक्त के साथ साथ इसके अंदर मॉडिफिकेशन आई। अब आजकल जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन करते हैं, मॉडर्न डिफिनीशन अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की देखें तो उसमें हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्या होता है, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें जो एसेंशियल एलिमेंट होता है वो हमारे पास कार्बन होता है। तो इसलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो क्या होती है, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड होते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जगहों पर, अक्सर जगहों पर क्या होता है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन एक साथ होते हैं, या इसके साथ कोई अदर एलिमेंट भी पॉसिबल होता है, अदर एलिमेंट भी कार्बन के साथ अटैच हो सकते हैं। जिस तरह के ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फ्लोरीन भी इसके साथ अटैच होता है। इस तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कोई भी एटम इसके साथ अटैच हो सकता है। तो फिर हम इसकी डिफिनीशन इस तरह से करते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन और स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन क्या हुए, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड हो गए, और डेरिवेटिव क्या हुए कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अगर कोई भी दूसरा एलिमेंट या कोई भी दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच है तो उसको क्या कहते हैं हम, डेरिवेटिव्स कहते हैं। अच्छा, आगे हम बात करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे हम बात करते हैं, अच्छा, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत सारे पाए जाते हैं। तो ये क्या वजह हो सकती हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो नोन है। तो उसमें हम पहले बात करते हैं केटिनेशन की। सबसे पहले पहला जो फैक्टर है वो है केटिनेशन। अच्छा, अब केटिनेशन क्या होता है? केटिनेशन बेसिकली होता है सेल्फ लिंकेज।
ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी एलिमेंट की जिसमें जो एलिमेंट होता है वो अपने ही एटमों के साथ लिंक्ड हो सकता है, डिफरेंट फॉर्म में लिंक हो सकता है। ये स्ट्रेट चेन में भी लिंक हो सकता है, स्ट्रेट चेन में, या रिंग फॉर्म में, या ब्रांच एट्सेट्रा। तो किटिनेशन होता है कि हमारे पास कोई भी अगर एलिमेंट होता है, जिस तरह के कार्बन अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो ये कार्बन है, ये किटिनेशन करता है, ये इस साइड पर भी कार्बन के साथ अटैच हो गया, यहाँ पर भी कार्बन के साथ, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, इस तरह ये ऊपर भी अगर इस तरह से ये अटैच हो सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या कह सकते हैं, किटिनेशन कहते हैं। तो एक तो यही वजह है कि जिसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड ज़्यादा है, और ये कार्बन के अंदर किटिनेशन जो होती है वो अच्छी इसलिए होती है कि इसकी में जो कार्बन होता है इसका स्मॉल साइज़ होता है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, और इसके अलावा मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, इन वजूहात की वजह से, फैक्टर की वजह से जो कार्बन के अंदर जो होती है किटिनेशन वो अच्छी तरीके से होती है, बेहतर होती है। अब अगर हम स्ट्रेंथ देखें कि किस तरह से ये किटिनेशन जो होता है वो फॉलो करता है, तो अगर हम कार्बन को कंपेयर करें सिलिकॉन के साथ तो कार्बन के अंदर किटिनेशन ज़्यादा होती है, उसके बाद सिलिकॉन की, उसके बाद फिर सल्फ़र की, उसके बाद फिर फास्फोरस की, एंड सो ऑन, इस तरह से किटिनेशन हो सकती है। अब ये किटिनेशन जो होती है वो ओपन चेन भी हो सकती है, वो क्लोज चेन भी हो सकती है। जिस तरह कि ये हमारे पास ओपन चेन है, या अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो ये एक ओपन चेन है। अब अगर मैं क्लोज चेन की बात करूँ तो क्लोज चेन में ये हमारे पास एक साइक्लोप्रोपेन है, तो ये क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये भी किटिनेशन की एक फॉर्म है, और ये भी किटिनेशन की एक फॉर्म है। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। सेकंड में क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अच्छा, अब देखो, जो कार्बन होता है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अराउंड तकरीबन 2.5। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं उसकी ये आसपास है, उसके साथ क्लोज हैं। जिस तरह कि अगर हम इसको कंपेयर करें हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। अब इसको अगर हम कंपेयर करें नाइट्रोजन के साथ तो फिर नाइट्रोजन की है 3.0। इसी तरह से जो फास्फोरस है उसकी है 2.1, और इस तरह से जो क्लोरीन है Cl, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0। अब अगर हम इनको कंपेयर करवा दें कार्बन के साथ, तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसके साथ क्लोज है, एक मतलब नियरली है इसके साथ। तो इसलिए जब इनका बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो मज़बूत होती है। इसी वजह से भी ये एक वजह है कि ये जब इनके साथ बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड जो होता है वो मज़बूत होता है, और कंपाउंड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। इसलिए भी जो कार्बन होता है उसके कंपाउंड ज़्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अगला फैक्टर है वो हम दे सकते हैं टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अब अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन अपनी ही एटमों के साथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इसके अलावा भी कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है। इस तरह से कार्बन जो होता है वो नाइट्रोजन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ये जो होते हैं ये कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनाते हैं। ये भी वजह हो सकती है कि कार्बन जो होते हैं उसकी बहुत सारे कंपाउंड जो है वो नॉन है। इसके आगे अगर हम जाते हैं फोर्थ नंबर पर हमारे पास है आइसोमेरिज्म। अच्छा, आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म होता है कि एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, एक ही
मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और उस फार्मूले से हम डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज लिख सकते हैं। अब किस तरह से लिख सकते हैं, जिस तरह कि हमारे पास एक है, हम लिखते हैं ईथर है हमारे पास कि ये CH3O है और CH3 है, और इसी तरह से CH3 CH2 एंड OH। अब ये 2 क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ये ऊपर वाला है ईथर और ये वाला है अल्कोहल। अब इन दोनों को अगर हम दोनों का अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो हो सकता है C2H6NO। ये इन दोनों का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और ये ऊपर दोनों क्या है, इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले हम इसको कह सकते हैं। तो अब ये सेम फार्मूला इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो, बल्कि तकरीबन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो 5th नंबर पर हम कह सकते हैं टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी, अच्छा टेट्रावेलेंसी है और इसके साथ एक दूसरी चीज़ है, उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल, जिसको हम टेट्राहेड्रल शेप भी कहते हैं। टेट्रावेलेंसी एंड टेट्राहेड्रल, इनको सबसे पहले डिस्कस किया था 2 साइंटिस्ट थे, लाइबेल LIEVEL एंड और साथ में था वॉन्ट हाफ। इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया था, टेट्रावेलेंसी और टेट्राहेड्रल को सबसे पहले स्टडी किया था। अब जो टेट्राहेड्रल कौन सा शेप होता है, टेट्राहेड्रल होता है कि हमारे पास एक कार्बन होता है, ये 4 इस तरह से एटम के साथ अटैच होता है, और यहाँ पर जो एंगल होती है वो 109.28 डिग्री। अच्छा, ये जो कार्बन होता है इसकी जो वैलेंसी होती है, इसकी कितनी वैलेंसी होती है, वैलेंसीज 4 वैलेंसीज इसकी होती हैं कार्बन की, और ये जो चारों की चारों होती हैं ये इक्विवेलेंट होती हैं, ये इक्विवेलेंट होती है, इक्वल होती है। तो एक ये भी वजह हो सकती है कि जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं नेचर में। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्लासेस ऑफ कार्बन एटम कि कार्बन एटम के क्लासेस कौन कौन से होते हैं। तो क्लासेस ऑफ कार्बन एटम जो है उसमें हमारे पास जो पहला वाला है वो है प्राइमरी। और प्राइमरी कार्बन कौन सा कार्बन होता है, इसको हम डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, या इसको हम PCB डिनोट कर सकते हैं। तो प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है कि वो कार्बन या जो एलोन हो, बिल्कुल अलहदा हो, या उसके साथ सिर्फ एक ही दूसरा कार्बन अटैच हो। मतलब ये CH3 है, तो इसमें अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं तो ये ऊपर नीचे क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है। तो इसमें दोनों कार्बन जो है, ये वाला कार्बन भी और ये वाला, ये दोनों कार्बन क्या है, प्राइमरी कार्बन है। इस तरह से अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में सेकेंड मतलब सेकेंड, दूसरा, दो। अब इसमें अगर कोई भी कार्बन दो मज़ीद कार्बन के साथ अटैच हैं, जिस तरह कि ये CH3 है, CH2 है और CH3 है, इसमें ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कितने कार्बन के साथ अटैच हैं, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच हैं, एक ये वाला कार्बन है, एक ये वाला कार्बन है। तो ये जो बीच में कार्बन है ये 2 कार्बन के साथ अटैच हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन इसको हम कह सकते हैं। अब आगे हमारे पास जो टर्शरी है, टर्शरी मीन 3। अब ये यहाँ पर हमारे पास कोई भी कार्बन कितने के साथ अटैच होगा, 3 फर्दर के साथ अटैच होगा, CH3 यहाँ पर भी CH3 है, लेट सपोज यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। अब ये वाला कार्बन कितने के साथ अटैच है, 1 2 3 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो इसलिए ये वाला कार्बन जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी कार्बन हम इसको कह सकते हैं। और क्वाटरनरी क्या होता है, क्वाटरनरी मीन 4। तो एक कार्बन जो होता है वो कितने के साथ अटैच होता है, 4 कार्बन के साथ अटैच होता है, CH3, यहाँ पर CH3, ये भी
CH3 एंड CH3। तो ये वाला कार्बन जो होता है ये क्वाटरनरी कार्बन कहलाता है। अब मैं एक यहाँ पर लिख लेता हूँ जनरली, तो इसमें सारों को ही हम ज़ाहिर करते हैं कि कौन सा वाला क्या है। यहाँ पर हमारे पास है CH3 C, और ये ऊपर नीचे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, और यहाँ पर C, और ये CH3 और C, एंड यहाँ पर क्या है CH3 एंड CH3। अब यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन, ये दोनों भी हाइड्रोजन है। अब हमने इसमें ज़ाहिर करना है कि प्राइमरी वाला कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शियरी कौन सा है, और क्वाटरनरी कौन सा है। इसमें अगर हम ये पहला वाला देखें, ये वाला कार्बन जो होता है ये सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो इसलिए ये वाला प्राइमरी है। इसको अगर हम देखें तो ये भी एक के साथ अटैच है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और इसी तरह से ये भी प्राइमरी कार्बन है, और ये वाला जो है ये भी प्राइमरी कार्बन है। ये जो बाहर बाहर के कार्बन हैं ये सारे क्या हैं, प्राइमरी है। इस कार्बन को अगर हम देखें तो ये इस कार्बन के साथ भी अटैच है, और इस साइड पर इस कार्बन के साथ भी अटैच है, तो ये वाला जो होता है ये सेकेंडरी कार्बन है। इस तरह से अगर हम ये वाला कार्बन देखें तो ये ऊपर भी एक कार्बन के साथ अटैच है, इस साइड पर भी एक साइड अटैच है, एक साइड पर भी एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये होता है टर्शियरी कार्बन। और अगर हम इस वाले को देखें तो ये 4 कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3 4, तो ये होता है क्वाटरनरी कार्बन होता है। अब इस तरह से जो हाइड्रोजन होते हैं ये भी प्राइमरी सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी हाइड्रोजन होता है, सेकेंडरी हाइड्रोजन होता है, और टर्शियरी हाइड्रोजन। अब प्राइमरी से कौन सा वाला हाइड्रोजन होता है, प्राइमरी वो हाइड्रोजन होता है जो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है। अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये जो तीनों हाइड्रोजन है ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन है। सेकेंडरी हाइड्रोजन वो होता है जो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होता है, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है, ये भी सेकेंडरी है। टर्शियरी वो होता है जो टर्शियरी के साथ अटैच होता है। तो इस तरह से इसकी क्लासेस हैं। अब हमारे पास एक और है कि अगर हमारे पास कोई भी कार्बन है जो कि अनसेचुरेटेड है, मतलब डबल बॉन्ड है, अनसेचुरेटेड कार्बन एटम, कार्बन अनसेचुरेटेड कार्बन एटम है, तो अनसेचुरेटेड कार्बन को हम इंडिकेट नहीं करते, दे आर नॉट इंडिकेटेड। किस तरह से, एज PST&Q, इसको हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी से डिनोट नहीं करते, लेकिन इसको हम काउंट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, बट काउंटेड फॉर अदर्स, लेकिन दूसरे के लिए हम काउंट करते हैं। खुद ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं होते, लेकिन दूसरे के लिए हम काउंट करते हैं। किस तरह से करते हैं, हमारे पास एक क्या है, कंपाउंड है जिसमें हम लिखते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 एंड CH3। अब ये वाला कार्बन को अगर हम देखें तो ये एक के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी है। अब ये वाला देखें तो ये क्या है, सेकेंडरी, इसके साथ भी अटैच है, और ये इसके साथ भी अटैच है, 2 कार्बन के साथ अटैच है, A और B दोनों के साथ अटैच हैं, तो ये वाला क्या है, सेकेंडरी है। लेकिन ये दोनों जो है इसको हम ज़ाहिर नहीं करते, क्योंकि ये इसके बीच में डबल बॉन्ड है, अनसेचुरेशन आ गई है, तो इसके लिए हम ये क्या नहीं कर सकते, इंडिकेट, प्राइमरी सेकेंडरी हम इंडिकेट नहीं करते। अच्छा, ये हो गए हमारे कितने टॉपिक, 3 टॉपिक। अब हम आगे जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसको हम डिफरेंट क्लास में रखते हैं, अलहदा करते हैं। तो उसमें उसकी क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं, जो पहला क्लासिफिकेशन है उसको हम कहते हैं एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक दूसरे के साथ अटैच हों, ओपन चेन में, स्ट्रेट चेन में, मतलब in which carbon atoms are attached to one another and open chain
स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, या इवन अच्छा, ब्रांच, स्ट्रेट और ओपन चेन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको हम एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और इसको हम ओपन चेन भी कहते हैं, और इसको हम एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। आल्सो दे आर कॉल्ड एलिफेटिक और ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको कहा जाता है। और दूसरी टाइप जो है इसकी, सेकंड टाइप जो है उसको हम कहते हैं साइक्लिक, क्या कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स। तो साइक्लिक कंपाउंड नाम से ही जाहिर, साइक्लिक जिसके अंदर साइकिल हो, मतलब दायरा हो, गोल रिंग हो इसके अंदर, तो वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कम से कम एक रिंग हो। दोज कंपाउंड्स which have at least one ring in their structure। वो कंपाउंड जिसके स्ट्रक्चर में के अंदर कम से कम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब ये जो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये दो तरह के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले वाला होता है होमोसाइक्लिक होता है, होमोसाइक्लिक। होमो मीन क्या होता है, सेम। होमो मीन सेम। होमोसाइक्लिक का मतलब वो होता है कि वो ऑर्गेनिक का साइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर सेम, जिसमें रिंग के अंदर क्या हो, सेम एलिमेंट हो, एक ही तरह की एलिमेंट हो। जिस तरह की अगर मैं यहाँ पर कार्बन की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन में यहाँ पर भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो ये एक रिंग है जिसके अंदर सारे ही क्या है, कार्बन कार्बन और कार्बन है। तो जब हम स्पेसिफिकली कार्बन की बात, होमोसाइक्लिक में जब हम स्पेसिफिकली कार्बन के लिए बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। अच्छा, और दूसरा जो इसका एक होता है होमो। अच्छा, अब इसके बाद जो होमो होता है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, इसके फिर से दो टाइप हैं, मतलब साइक्लिक के अंदर दो हैं। पहला वाला है होमो, दूसरा वाला हम बाद में पढ़ते हैं। पहले हम होमो के फिर से दो टाइप हैं, टू टाइप्स हैं फिर से किसकी चीज़ के हैं, होमोसाइक्लिक के दो टाइप हैं। उसमें जो पहला वाला है वो कौन सा वाला है, पहला वाला है एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं, पहली बात तो यह है कि उसके अंदर सिंगल डबल बॉन्ड हो, अल्टरनेट अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो, और उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि वो हक्कल रूल को क्या करे, फॉलो करे। तो वो चीज़ें हम फिर बाद में पढ़ेंगे कि हक्कल रूल क्या होता है और किस तरह से एरोमेटिसिटी वो हमें बताता है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन भी क्या होती हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड में हम क्या होते हैं कि सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कंटेन वन आर मोर फ्यूज्ड और आइसोलेटेड बेंजीन रिंग कॉल्ड एरोमेटिक आर बेंजाइड कंपाउंड। जिस तरह कि हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है, इसके अंदर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, तो ये क्या, इसके अंदर डील्यूकलाइजेशन पाई जाती है। क्या होती है, डील्यूकलाइजेशन पाई जाती है। ये क्या है, बेंजीन है, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इस तरह से निफ्थलीन है, निफ्थलीन भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, निफ्थलीन। ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह से फिनोल है, फिनोल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये वाला, क्योंकि इसके अंदर डील्यूकलाइजेशन पाई जाती है।
अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड कुछ ऐसे भी होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं कि जिसमें बेंजीन नहीं होता। एरोमेटिक कंपाउंड विदाउट बेंजीन रिंग, एरोमेटिक हम क्या कह सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स विदाउट बेंजीन रिंग, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नॉन बेंजीन कंपाउंड। उसकी क्या कहते हैं, नॉन बेंजीन कंपाउंड। मतलब ऐसी भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं नेचर में जो कि जिसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होता। जिस तरह के हमारे पास क्या है, साइक्लोपेंटा डाई एलेनाइन है, साइक्लोपेंटा डाई एनेलेनाइन, ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, ये क्या है, ये नॉन बेंजीन, ये वाला जो है ये नॉन बेंजीन कंपाउंड है। इस तरह से हमारे पास क्या है, ट्रोपोलोन है। इस तरह से अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ये इस तरह से और ये फिर इस तरह से, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एच ग्रुप अटैच है और साथ में यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। इसको कहते हैं ट्रोपोलोन। ये क्या, ये दोनों क्या होते हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड है लेकिन ये नॉन बेंजीन कंपाउंड है। मतलब इसके अंदर बेंजीन जो है वो मौजूद नहीं है इसके स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, आगे हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक के, सॉरी, दो कम टाइप है ना, तो एक को हमने पढ़ा वो है एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा वाला जो है होमो में वो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा वाला क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जो रिजेंबल होते हैं प्रॉपर्टीज में एलिफेटिक कंपाउंड की, रिजेंबल विद एलिफेटिक कंपाउंड in their property, in their प्रॉपर्टीज। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये भी एक टाइप है होमो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के। इसमें अगर मैं तो एग्जांपल दूँ तो ये है साइक्लोपेंटाडाइन है, सॉरी साइक्लोहेक्सेन, ये है साइक्लोहेक्सेन, ये है साइक्लोपेंटेन है और इस तरह से ये है साइक्लोब्यूटेन है। तो ये सारे क्या है, ये जो कोने होते हैं ये सारे, ये क्या है, कार्बन को ज़ाहिर करते हैं। ये सारे किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, कार्बन को ज़ाहिर करते हैं। और ये प्रॉपर्टी में किसके साथ रिजेंबल होते हैं, ये एलिफेटिक के साथ रिजेंबल होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी टाइप है साइक्लिक कंपाउंड की, एक तो हमने पढ़ी वो है होमोसाइक्लिक, फिर हमने होमो में दो टाइप पढ़ी, एक हमने पढ़ी एरोमेटिक कंपाउंड हमने पढ़ी और दूसरी हमने पढ़ी एलिसाइक्लिक पढ़ी। अब हम दूसरी टाइप पढ़ते हैं वो है हेट्रोसाइक्लिक। दूसरी क्या है, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हेट्रो होता है डिफरेंट, मतलब वो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें रिंग के अंदर डिफरेंट एलिमेंट पाए जाते हैं, डिफरेंट एलिमेंट इन देयर रिंग, हैविंग डिफरेंट एलिमेंट और ग्रुप इन देयर रिंग। अच्छा, किस तरह से होते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ तो हमारे पास क्या है, हेट्रो में अगर हम देखें तो ये है हमारे पास THF, ये वाला THF है, तो ये है THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन।
इसमें अगर हम देखें बाकी सारे क्या है, कार्बन है, 4 कार्बन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये है मुख्तलिफ है कार्बन से, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इस तरह से अगर हम क्या देखें, पाइपरिडीन देखें, तो पाइपरिडीन जो होता है ये इसका फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये इस तरह से। यहाँ पर नाइट्रोजन है ये वाला, तो ये यहाँ पर इसके साथ ये है पाइपरिडीन। तो पाइपरिडीन जो है ये भी क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अच्छा, अब इसकी भी फिर से दो टाइप है, एक को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरे को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसमें जो ए वाला है वो हम कहते हैं एलिफेटिक एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, वो वाले कंपाउंड होते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं किस चीज़ के साथ, एलिफेटिक कंपाउंड के साथ। सेम टू सेम इसी ही की तरह है, लेकिन इसके अंदर सारे के सारे कार्बन सेम होते हैं, एक ही तरह के एलिमेंट होते हैं। इसके अंदर एक एलिमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब इसकी भी रिजेंबलेंस जो होती है वो एलिफेटिक के साथ ही रिजेंबल करते हैं। सेम यही एग्जांपल मैं फिर से लेता हूँ कि THF जो है ये क्या है, एक एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और इस तरह से ये जो पाइपरिडीन है ये भी इसी ही की एग्जांपल में आता है। अच्छा, दूसरा जो टाइप है हेट्रोसाइक्लिक की वो है एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो है एरोमेटिक, अच्छा ये क्या होते हैं, ये भी उसी ही की तरह होते हैं जिस तरह के होमोसाइक्लिक में हमने पढ़ा था। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी रिजेंबल करती हैं किस चीज़ से, बेंजीन या अदर एरोमेटिक कंपाउंड, रिजेंबल विद बेंजीन एंड आर अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स, या जो दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड हैं उसके साथ इसकी रिजेम्बलेंस होती है। तो इसकी एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, हमारे पास है फ्यूरेन, क्या है हमारे पास, फ्यूरेन है, ये एक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इस तरह से हमारे पास है पायरोल है, पायरिडीन है, ये है हमारे पास पायरोल, ये नाइट्रोजन है हुआ ये, और ये क्या है हमारे पास, पायरोल है, और इसी तरह से पायरिडीन है। ये सारे क्या है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है किस चीज़ के, ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो इसके अंदर क्या होता है, एरोमेटिसिटी पाई जाती है। तो ये पायरिडीन है, ये पायरोल है, और ये फ्यूरेन है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इसमें डिस्कस की, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया, इंट्रोडक्शन, डाइवर्सिटी, क्लासेस एंड क्लासिफिकेशन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।